हेलो बच्चों, आपने पिछले भाग में देखा था कि हमने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको परिभाषाएं लिखवाई नहीं थी। मैंने क्या बताया था? संज्ञा के भेदों को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आप अभी मेरे साथ में परिभाषाएं लिख सकते हैं जो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या जाना था कि किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने जानी थी। और साथ ही साथ भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा हमको समझ में आ गई थी और हमने संज्ञा के 3 भेद भी जान लिए थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आज हम कहां से शुरू करेंगे? उनके भेदों की परिभाषा से शुरू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे संज्ञा के भेद। ठीक है, फिर आप लिखेंगे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये आपने लिखा। फिर आप लिखेंगे, इसके नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा हमारा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा क्या रहेगा हमारा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद यदि हम परिभाषा लिखेंगे तो हमको परिभाषा लिखने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम की जानकारी मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी चीजों की? विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम की जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थान के नाम
मिलती है, मिलती है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की जानकारी मिलती है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब इस परिभाषा के बाद हम क्या लिखेंगे बेटा? उदाहरण। ठीक है, उदाहरण। उदाहरण आप ऐसे करके कर सकते हैं। आप क्या क्या चीजें लिखेंगे? जैसे देखिए, इसमें जो दिया है उदाहरण वाक्यों में दिया है और फिर उसके बाद में से उसमें से संज्ञा शब्द छांटकर लिखे हुए हैं। आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप सिर्फ नाम लिख सकते हैं। जैसे आगरा, आगरा, ताजमहल, ठीक है, और साथ में इमारत, इसके अलावा आप अपना नाम लिख सकते हैं, आपका नाम, या आप किसी भी जानवर का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप किसी खास जानवर का नाम मैंने कहा ना, जैसे आपने यदि लिख दिया यहाँ पर शेर, तो वो भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आदि आप लिख सकते हैं। शेर के बाद में आपने जैसे लिख दिया दिल्ली, फिर आप लिख सकते हैं आदि आदि। इसके अलावा और भी है, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें हैं। ठीक, समझ में आ गई? तो पहली परिभाषा व्यक्तिवाचक संज्ञा की ऐसे लिखी हमने और उदाहरण दिए उसके, समझ आया आपको? अब उसके बाद में दूसरी परिभाषा हम लिखेंगे, नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है बेटा। इसकी परिभाषा क्या बताई थी मैंने? समूह के नाम, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के समूह के नाम को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि उससे पूरे समूह का बोध होता है। जैसे कि अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं, मान लीजिए आपसे इतना कहा जा रहा है कि अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो अध्यापिका यानी एक समूह को कहा जाता है। मतलब किसी एक का नाम नहीं लिया जाता है। यदि किसी एक का नाम लिया जाता है तो वो किसमें आ जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक है। लेकिन यदि अध्यापिका कहा जा रहा है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, तो बच्चे भी किसमें आ गए? समूह। बच्चों मतलब एक बच्चे को नहीं पढ़ा रही है, वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रही है। ठीक है, तो अध्यापिका और बच्चों सारी चीजें क्या आ गई? जातिवाचक संज्ञा। यदि हम इसी लाइन में ये जोड़ दें कि अध्यापिका बच्चों को स्कूल में पढ़ाती है, ठीक है, तो स्कूल भी क्या हुआ? स्कूल भी क्या हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर किसी विशेष स्कूल का नाम नहीं लिया। समझ आ गया आपको? किसी विशेष जगह का नाम नहीं लिया है हमने स्कूल कहा है। स्कूल यानी सीधी सी बात है, यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाने जाते हैं। ठीक है, ग्रुप के बारे में बात की जा रही, समूह के बारे में बात की जा रही है। समझ आ गया आपको? तो इस प्रकार आप लिखेंगे
ये है स्थानों के नाम, खेलों के नाम, त्योहारों के नाम, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण इन्होंने दिए हुए हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं ताकि आपकी जानकारी बढ़े। पर यदि आप कॉपी में लिखने की बात करें तो आप कॉपी में सिर्फ ऐसे कुछ ही उदाहरण लिखें तो वो बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि आप जब एग्जाम देंगे तब एग्जाम में तो आप सारी चीजें नहीं लिखेंगे ना, है ना। तो इसीलिए एग्जाम में हम सिर्फ परिभाषाएं लिखते हैं और कुछ उदाहरण देते हैं, 2 या 3 उदाहरण देते हैं, ठीक। उसके हिसाब से ये चीजें आप लिखें। तो वैसे भी हम जातिवाचक संज्ञा क्या परिभाषा लिखते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर अभी जगह नहीं है हमको हम नेक्स्ट पेज में क्या लिखेंगे, इसका उदाहरण लिखेंगे, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट किया दूसरा पेज, पेज नंबर 2 लाइन, और फिर हमने दिया उदाहरण। ये किसके उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें होंगी, अध्यापिका, बच्चों, उसके साथ में आपका आएगा जानवर हम एक साथ में बहुत सारे जानवरों को कहते हैं, है ना। ये आएगा आपका चिड़ियाघर आएगा आपका, क्योंकि चिड़ियाघर में मैंने क्या बताया था आपको, चिड़ियाघर में क्या करते हैं, हम बहुत सारे जानवरों को रखते हैं एक साथ, इसीलिए क्या आ जाएगा, चिड़ियाघर आएगा, ठीक है। और इसके साथ में ही घर, और भी यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजों के उदाहरण दिए हुए हैं, है ना। जैसे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में उदाहरण दिए हुए थे, वैसे ही आपको जातिवाचक संज्ञा में भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। आप चाहें तो इनमें से भी कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि एक और चीज मैंने आपको बताई थी, फल बताया था मैंने आपको सब्जी बताई थी, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, एक समूह का नाम बोले रही है। मतलब सब्जी मतलब सारी सब्जी, उसमें आलू, प्याज, टमाटर और आपकी बरबट्टी, लौकी, कद्दू, ये सारी चीजें आती है। सब्जी मतलब सब्जी, उसके लिए ये कोई वो नहीं है कि सिर्फ सब्जी का मतलब ये खास होता है ना। सब्जी का मतलब वो सारी चीजें जो सब्जियों के रूप में हम बनाते हैं, ठीक। तो इसका देखो भी समूह है। इसके बाद आप आखिरी में लिखेंगे आदि। आदि का मतलब फिर मैंने बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिखा नहीं, ठीक है। आप तीसरा
सकते, उसको छू नहीं सकते। और साथ ही साथ एक चीज क्या मैंने बताई थी, किसी भी प्राणी के, किसी भी वस्तु के गुण और दोषों के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आप मेरी बात मानते हैं, ये आपके गुण है और आपकी अच्छी आदत है, लेकिन आप काम समय पे पूरा करके नहीं आते, ये आपकी बुरी आदत है। ठीक है, तो आदतों को हम छू नहीं सकते। समझ में आ रहा है आपको? आदतों को हम छू नहीं सकते, इसलिए वो हमारे गुण और दोष, ठीक है, हमको यदि पता चल जाते हैं तो हम दोबारा शिकायत का मौका नहीं देते, यानी कि हम उन चीजों को बदल सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो बस इतना ही। और साथ ही बहुत सारी और चीजें होती हैं जो हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लिख सकते हैं। जैसे इसमें जो दिया हुआ है, दोस्ती, बचपन, लिखावट, मिठास। ठीक है, क्या दिया हुआ है उदाहरण? दो लड़कियों की ये फोटो दिखाई गई है, क्या कहा है? इन दोनों की गहरी दोस्ती है। क्या नाम क्या लिखा गया है? टीनू और मीनू, यानी टीनू और मीनू की गहरी दोस्ती है। ये दोनों क्लास में, एक ही क्लास में पढ़ती हैं और इन दोनों की लिखावट भी बहुत सुंदर है और इन दोनों की बोली में बहुत मिठास है। इन वाक्यों का प्रयोग किया गया है। तो इन वाक्यों में आपने देखा कि दोनों के नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, इसलिए वो अलग रहेंगे, लेकिन उनके साथ क्या क्या है? दोनों में गहरी दोस्ती है। तो दोस्ती क्या होता है? भाव होता है ना? दोस्ती क्या होता है? भाव होता है, उसको हम नहीं छू सकते। तो उसका उदाहरण दोस्ती। इन दोनों की लिखावट बहुत सुंदर है। लिखावट यानी जब ये लिखते हैं, शब्दों को जब ये लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रही हूँ, वैसे जब वो अपनी कॉपी में लिखते हैं तो उनकी लिखावट बहुत सुंदर है। लिखावट को भी हम नहीं छू सकते, ये इनके गुण में आती है। समझ आ रहा है? दोनों बच्चियों के गुण की बात की जा रही है, दोनों की अच्छाई बताई जा रही है, तो ये उनके गुण हो गए। अब उसके बाद में क्या कहा जा रहा है कि उनकी बोली में बहुत मिठास है। बोली में मतलब अर्थात जब वो बात करते हैं एक दूसरे से, तब वो बहुत मीठी आवाज में और मीठे शब्दों का, अच्छे शब्दों का चयन करके बात करते हैं। इस कारण उनकी बोली बहुत अच्छी लगती है, हमेशा सुनने का मन करता है उनकी बोली। ठीक है, तो बोली में बहुत मिठास है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले लिखेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा में आएगा जिन शब्दों में, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुण दोष, गुण दोष और गुण दोष और किसकी अवस्था? मन के भाव की जब गुण दोष अवस्था, एक मिनट बेटा, ये क्या आ जाएगा? अवस्था और मन के भाव, क्योंकि और के बाद में हम दो शब्द नहीं लिख सकते। और के बाद हम कितने शब्द लिख सकते हैं? एक ही शब्द लिख सकते हैं। तो गुण दोष अवस्था, अवस्था और मन के भाव, मन के भाव, भावों की, मन के भावों की जानकारी मिले, जानकारी मिले
उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण मैंने क्या क्या बताए थे, तीनों और मीनों में क्या है, गहरी दोस्ती है। तो सबसे पहला शब्द क्या आ गया इसमें, दोस्ती। फिर क्या कहा, इन दोनों की लिखावट बहुत सुंदर है। तो दूसरा शब्द आपने क्या लिखा, लिखावट। ठीक है, उसके बाद क्या कहा आपने कि इनकी बोली में बहुत मिठास है। तो तीसरा शब्द क्या आया, मिठास। ठीक है बेटा, इसके अलावा फिर से मैं कहूंगी कि आप और यदि कुछ भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमने, जैसे पहले जो उदाहरण लिए गए हैं उसमें हमने पढ़ा था सुंदरता, पढ़ा था हमने सुंदरता, पढ़ा था ये चीज। और इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने, खुशी पढ़ी थी, खुशी, खुशी। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों की भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, दोस्ती, लिखावट, मिठास, सुंदरता, खुशी आदि। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हमने कर ली। इसके बाद आपका बचा है भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं बनाना, देखिए आप देख रहे हैं, इसमें से यहाँ दिया हुआ है, मैं आप लोग के सामने पढ़ रही हूँ। मित्र, मित्रता, बच्चा, बचपन, अपना, अपनापन, मीठा, मिठास, मधुर, मधुरता, खट्टा, खटास, सजाना, सजावट, लिखना, लिखावट, सुंदर, सुंदरता, दोस्त, दोस्ती, थकना, थकावट, कड़वा, कड़वा। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत सुंदर सी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। एक बहुत प्यारी सी कविता आपके पाठ में है। इस कविता को यदि आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से संज्ञा और उसके भेदों की जानकारी हो जाएगी। देखिए क्या है कविता, व्यक्ति जाति भाव है मेरे, याद करो तुम सुबह सवेरे। व्यक्ति जाति भाव है मेरे, याद करो तुम सुबह सवेरे, बन जाओगे ज्ञाता ज्ञानी। ज्ञाता ज्ञानी यानी आप सारी चीजें जान जाओगे, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, व्यक्ति जाति भाव, ये तीन उसके क्या होते हैं, संज्ञा के प्रकार होते हैं। तो इन तीनों को यदि तुम जान जाओगे तो तुमने संज्ञा के भेद जान लिए। यदि तुमने संज्ञा के भेद जान लिए मतलब बन जाओगे तुम ज्ञाता ज्ञानी। मैं हूं बच्चों संज्ञादानी। ठीक है, तो आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। और इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न है ना, ये जो अभ्यास के सारे प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न आपके ऐप पर उपलब्ध है। तो आप अपने ऐप से ये सारे प्रश्नों को पूर्ण कर लीजिएगा, पूरा कार्य कंप्लीट कर लीजिएगा, अपना कॉपी का भी और अपनी बुक का भी। और इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा होता है। आशा है आपको पाठ समझ आया होगा। आपको कॉपी में क्या लिखना है वो भी मैंने बता दिया। भाववाचक संज्ञा का बनना जो दिया हुआ है उसमें यदि आप चाहें तो 2-3 शब्द लिख सकते हैं, और यदि आप नहीं चाहें तो ना लिखें, कोई जरूरत नहीं है उसको लिखने की। बुक में दिया है, हम बुक से पढ़ सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है। तो आशा है आपको समझ आया होगा पाठ। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।